दोस्तों हम लोग पार्ट सी, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था पिछला, तो अभी पार्ट सी को हम लोग इस भाग में कवर करते हैं। तो स्वास्थ्य शिक्षा से जो हम लोग संभावित प्रश्न देख रहे थे उसका पार्ट सी अभी यहाँ पर कवर करेंगे। थोड़ा डिटेल में मैं बताने का प्रयास भी आपको करूँगा। तो पहला प्रश्न है, डिस्कस द मीनिंग, नीड एंड स्कोप ऑफ हेल्थ एजुकेशन। स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ, आवश्यकता एवं क्षेत्र की विवेचना करिए। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा क्या है इसे आपको बताना पड़ेगा। स्वास्थ्य शिक्षा यानी कि शिक्षा का वो साधन, शिक्षा का वो प्रारूप, शिक्षा का वो माध्यम जिससे कि हम स्वस्थ रहना कैसे हो सकता है संभव, स्वस्थ रहने के लिए क्या आवश्यक है, स्वस्थ रहने के लिए किन तरीके से अपने व्यवहार में बदलाव करना, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग समझते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य या नीड की अगर हम लोग बात करें तो नीड या ज़रूरत यह है कि अगर हम स्वस्थ रहने के बारे में जागरूक नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन को जो उच्च गुणवत्ता के साथ जी सकते हैं उसमें हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो सबसे प्रमुख साधन ये है कि किसी भी देश या किसी भी राष्ट्र को अगर आगे बढ़ना है तो वहाँ के लोगों को स्वस्थ रहना पड़ेगा। लोग स्वस्थ रहेंगे तो फिर सकारात्मक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पाएंगे, चाहे वो आपके विज्ञान के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, व्यवसाय के क्षेत्र में हो, या आर्थिक, या आप बोल सकते हैं अर्थव्यवस्था में भागीदारी की बात हो। हर एक क्षेत्र में हम अच्छे से कर सकते हैं। तो ये इसकी आवश्यकता है। अगर स्कोप की बात करते हैं हेल्थ एजुकेशन के, हेल्थ एजुकेशन के ज्ञान से हमारा व्यक्तिगत स्वास्थ्य अच्छा रहता है। हेल्थ एजुकेशन से हम जो है लोगों में जागरूकता फैला सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन हमें मदद करता है अपने आसपास के पर्यावरण को जानने में। हेल्थ एजुकेशन हमें इस बात में सक्षम बनाता है कि किस प्रकार से हम एक लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, बीमारियों से कैसे दूर रह सकते हैं, संक्रामक रोग कौन से हैं, विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाएं कौन कौन सी हैं जो हमारे स्वास्थ्य के संबंध में, हमारे विभिन्न प्रकार की सरकारी बीमाएं, विभिन्न प्रकार के शारीरिक संसाधन, विभिन्न प्रकार के सरकारी सरकारी अस्पतालों द्वारा जो हमारे लिए इलाज के प्रावधान के, उन सारी चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं हमें स्वास्थ्य शिक्षा से जानने को मिलता है। अगला प्रश्न, डिस्कस द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। खेलों की आवश्यकता एवं महत्व के ऊपर वर्णन करना। अब आप सबको पता है दोस्तों कि खेल एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में 100% हमें सफलता मिलती है। तो अगर आप खेल कूद में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, अगर आप एक छात्र हैं या फिर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप खेल कूद में भाग लेते हैं, आप विभिन्न प्रकार के खेलों में, ख़ासतौर पर मैं बात कर रहा हूँ आउटडोर गेम्स की, वो मोबाइल वाले गेम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मुख्य रूप से हमारे आउटडोर गेम की बात हो रही है, योगा एक्सरसाइजेस की बात हो रही है। तो जब आप खेलते हैं तो आपके जो भी मोटर होती है, यानी कि मोटर स्किल्स होती हैं, वो डेवलप होती हैं। गत्यात्मक जो गुण होते हैं, कौशल होते हैं, उनका विकास होता है। शारीरिक रूप से जो आपकी चीज़ें हो रही हैं वो होंगी, और उसके अलावा आपका शरीर जो है स्वस्थ रहेगा। बीमारियों से जो लड़ने की हमारी प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बेहतर होती चली जाती है। तो विभिन्न प्रकार के खेल कहीं ना कहीं हमें अनुशासन सिखाते हैं, कहीं ना कहीं हमें अपने शरीर को स्वस्थ रहने के अलग अलग तरीके उपलब्ध कराते हैं। खेलों के माध्यम से हम एक सकारात्मक समाज का हिस्सा बनना भी सीखते हैं। लोगों के साथ खेल भावना से जब हम आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा मानसिक और सामाजिक विकास होता है, हमारे भाषा का विकास होता है, हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं खेल की, जो हमें मदद करती हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने में। अगला प्रश्न है, एक्सप्लेन द कॉजेस एंड इम्प्रॉपर पोस्चर एंड हाउ टू रिमूव देम। अनुचित आसन के कारण बताइए तथा उन्हें दूर करने के उपाय भी समझाइए। देखिए, अनुचित आसन के कारण में सबसे प्रमुख तो हो सकता है किसी प्रकार की शारीरिक विकृति, शारीरिक दोष, किसी प्रकार की बीमारी, मानसिक या शारीरिक रूप से किसी प्रकार से अस्वस्थ होना, कोई बीमार हो जाना या कोई एक्सीडेंट हो जाना जिससे कि शरीर के सभी अंग पूरी तरीके से सक्रिय रूप से काम ना कर रहे हैं। ये सारे कारण हो सकते हैं शारीरिक दोष के। उसके अलावा सही प्रकार से उठने की ना आदत हो, बैठने की आदत ना हो, व्यवहार संबंधित जो है हमारे उठने बैठने की आदत संबंधित कई सारे कारण हो सकते हैं। कई बार शारीरिक विकलांगता, पैरालिसिस हो सकता है, आपको पोलियो का प्रभाव हो सकता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत आसन के कारण बनते हैं। गलत आसन के कारण कई बार जो है हमारे पास जो उपलब्ध साधन होते हैं उठने बैठने के, उनका भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में हमें पोस्चर को बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही प्रकार से अपने शारीरिक पोस्चर को नहीं बना के रखते हैं, जैसे कि सही प्रकार से खड़े होना, सही प्रकार से चलना, सही प्रकार से बैठना या सोना, ये सब जो है
हमारे शारीरिक पोस्चर से ही संबंधित है कि यानी कि अनुचित आसन के कई बार कारण है। अगर हम ठीक से ऊंचा तकिया रख के सोते हैं, बराबर बेड पे नहीं सोते हैं, सही हाइट की कुर्सी या टेबल पर नहीं बैठते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए अनुचित आसन के कारण बनते हैं। अब इन्हें दूर करने के कारण भी यही है कि इन सब गलत तरीक़ों से जो हम उठते बैठते हैं, सोते हैं, अपने जीवन में व्यवहार करते हैं, उन सबको दूर किया जाए। व्यायाम करें, शारीरिक कसरत करें, अगर शारीरिक आसन संबंधित कोई त्रुटि है तो उसके कारण को जांच करें। अगर उठने बैठने में अगर आपकी चेयर टेबल में कोई कमी है तो उसको दूर करें। अगर आपके बेड में, आपके तकिए में, आपके सोफ़े में, कुर्सी में अगर कोई कमी है तो उसमें बदलाव करें। उठते बैठते वक्त ख्याल रखें, प्रॉपर योगा करें, एक्सरसाइज करें, खेल कूद करें। ये विभिन्न तरीके हैं जिससे कि आप जो है उन्हें दूर भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग? वैश्विक ताप वृद्धि के बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए, वैश्विक ताप वृद्धि का अर्थ होता है कि पूरे विश्व में जो है वायु प्रदूषण के कारण उसमें भी जो हरित गैसेस होते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, जब उनका उत्सर्जन एक सीमा से ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आप सबको पता है कि हरित गैसेस कौन सी होती है, जैसे कि CO2, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फ़र ऑक्साइड जो होते हैं, सल्फ़र के ऑक्साइड्स जो होते हैं, इस तरह के, मीथेन हो गया आपका, वाष्प, ठीक है, इनकी मात्रा जब वातावरण में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं ये जो है आपके वातावरण को प्रदूषित करते हैं और ये गैसेस हैं ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती है। अब ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं ना, इनके अंदर ये प्रवृत्ति होती है कि ये ताप को सोखते हैं, ख़ासतौर पे सूर्य के किरणों से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को और इंफ्रारेड रेडिएशंस को ये सोखते हैं। तो जब वातावरण में इन गैसेस की मात्रा, जो कि विभिन्न प्रकार के औद्योगिक से, घरों में चलने वाले या जलने वाले ईंधन से, बिजली उत्पादन होने वाले स्थानों से, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जहाँ से कि हानिकारक गैसेस वातावरण में आती है, जिनमें कि ये सारी गैसेस शामिल है, जब इनकी मात्रा एक निश्चित मात्रा है उससे बढ़ जाए, जिससे कि बहुत ज़्यादा जो है गैसेस की मात्रा बढ़ जाती है, हरित गैसेस की जो एक लेयर है वो मोटी होती चली जाती है, तो होता ये है कि सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वो धरती तक इन गैसेस की सतह से, परत से पार होकर धरती पर आती तो है, लेकिन धरती से रिफ्लेक्ट होके वापस वातावरण में नहीं जाती, जिससे कि तापमान जो है गर्म होता चला जाता है। आइए आपको मैं एक एग्जाम्पल से इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। उदाहरण से आप समझिए कि ये हमारे वातावरण में अलग प्रकार से ये जो हरित गैसेस हैं उनका एक स्तर है। ये हमारी धरती है, ये अर्थ है। तो सूरज से जब ये किरणें इधर से आती हैं तो देखिए इनको पार तो वह कर लेती है, लेकिन रिफ्लेक्शन होके ये वापस वातावरण में नहीं जाती हैं, ये वापस फिर यहीं रह जाती। तो क्या होता है, एक समय के बाद यहाँ पर इन गैसेस के कारण यहाँ जो तापमान है आपका, ठीक है, हीट जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो बहुत ज़्यादा हरित गैसेस की मात्रा जब बढ़ जाती है, एक निश्चित सीमा को पार कर जाती है, तो विश्व का तापमान भी जो है धीरे धीरे बढ़ने लगता है। विश्व यानी कि जो धरती का तापमान है वो बढ़ने लगता है, और ये धीरे धीरे ही होता है। तो इसी पूरी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब इसके बहुत सारे दुष्परिणाम हैं। सबसे प्रमुख कारणों में तो ये है कि मौसम में अनावश्यक बदलाव, मौसम की अनियमितता, कई जगह बाढ़, कई जगह भूस्खलन, कई जगह जो है सूखा पड़ जाना, ये बहुत सारे बड़े और गंभीर परिणाम हैं। इनके कारण कुछ क्षेत्र तो है जलमग्न हो जाएंगे, जो कि समुद्र के क्षेत्र में है, जैसे कि इंडोनेशिया है, बाली है, भारत के जो तटीय क्षेत्र है, या विश्व के कोई भी समुद्र तटीय क्षेत्र हैं, उनमें जो है जल की मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि आसपास के क्षेत्रों में जो समुद्र का जल है वो कहीं ना कहीं ग्लेशियर के मेल्टिंग से बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वो क्षेत्र है जलमग्न होने के कगार पर आएंगे। कई जगहों पे वर्षा की कमी होगी तो भूखे की स्थिति यानी कि सूखे की स्थिति आएगी, वहाँ पर कृषि संबंधी जो उपज होती है वो कम होगी, तो खाद्यान्न संबंधी समस्याएं आएंगी। ग्लोबल वार्मिंग हो गया तो कई प्रकार से तापमान बढ़ने के कारण कई सारे संक्रामक जो जीवाणु और विषाणु हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और कई प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न करेंगे। हमारा जो आयु है, वनस्पति की जो आयु, वनस्पति का जो जीवन है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, और वो भी जो है सही से नहीं होगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो कि वायु प्रदूषण के कारण जो हरित गैसेस होती हैं वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती हैं, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधित
हमारे अस्तित्व के संबंधित, ऊर्जा के संबंधित और हमारे जीवन को जो प्रभावित करते हैं नकारात्मक, वो सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो इस तरह से आपको समझना है, उन पॉइंट्स को लिखना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पर्सनल हेल्थ, ये अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य से आप क्या समझते हो। व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर जो, यानी व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर जो हमारी अच्छी आदतें उनका क्या प्रभाव। देखिए, व्यक्तिगत स्वास्थ्य का मतलब होता है कि आप किस प्रकार से अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार अपने काम को कर पा रहे हैं। आप किस प्रकार से बिना किसी टेंशन के जो आप जीवन में करना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में आप सफल होना चाहते हैं, उसमें आप सफल हो पा रहे हैं। तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य का अर्थ है कि आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से, व्यावसायिक रूप से, आर्थिक रूप से, धार्मिक और सामाजिक रूप से आप हर एक क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पा रहे हैं। आपको किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, आपको किसी प्रकार का संकोच नहीं है। आप जिन गतिविधियों में शामिल होना चाहते हैं उसमें आप शामिल हो पा रहे हैं। जो काम आप करना चाहते हैं वो आप कर पा रहे हैं। आपके आसपास में अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ में आपके अच्छे संबंध हैं। आप अपने व्यवसाय में अच्छा कर रहे हो, बेहतर कर रहे हो। ये सभी चीज़ें जो है व्यक्तिगत स्वास्थ्य के आयाम हैं। इसके अलावा अगर आपके अंदर अच्छी हैबिट जैसे कि व्यायाम करने की आपके अंदर अच्छी हैबिट है, अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने की आपके अंदर अच्छी आदत है, सुबह उठना, व्यायाम करना, संतुलित भोजन करना, अनावश्यक टेंशन नहीं लेना, स्वस्थ वातावरण में रहना, तो इस तरह की अगर आपकी अच्छी आदतें हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने में सफल हो पाते हो। अगर आप सुबह नियमित रूप से व्यायाम करते हो, सुबह उठते हो, सैर करते हो, संतुलित भोजन करते हो, बीमार होने पर सही समय पर इलाज करवाते हो, सही समय पर जगते हो और समय समय पर सोते हो, अगर इस प्रकार की अच्छी आदतें यानी कि जो आपकी गुड हैबिट्स हैं, अगर ये आपके अंदर हैं तो ये आपकी ओवरऑल जो है संपूर्ण व्यक्तिगत स्वास्थ्य को सकारात्मक रूप से अच्छा करती है, प्रभावित करती है। डिस्क्राइब द कॉजेस एंड इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन, मैंने आपको बता दिया कि प्रदूषण के कई सारे कारण हो सकते हैं और इनके इफेक्ट तो आपको पता है कि ये बहुत हानिकारक इफेक्ट होता है। अगर हम बात करें आपकी, देखिए आपकी प्रदूषण भी आपको पता है कि एयर पॉल्यूशन होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है, नॉइस पॉल्यूशन होता है, आपके जो आप बोल सकते हैं न्यूक्लियर पॉल्यूशन हो सकता है, इसके अलावा वाटर पॉल्यूशन। ये कुछ प्रमुख प्रदूषण के कारण हैं जिनके कारण हमारा वातावरण प्रदूषित होता है। तो कॉजेस हैं। अब एयर पॉल्यूशन क्यों होता है? जब बहुत ज़्यादा अनावश्यक जो है ग्रीन हाउस गैसेस या फिर ऐसी गैसेस जो कि वातावरण को प्रदूषित करते हैं, जैसे CFC जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो आने वाली परत को रोकते हैं, ओजोन को विघटित करती हैं, ओजोन लेयर को डिप्लीट करती हैं, ऐसी गैसेस एयर पॉल्यूशन का कारण बनते हैं। पानी में, पानी के स्रोतों में, जल के स्रोतों में जब अनावश्यक गंदगी, फैक्ट्री का गंदा, कूड़ा कचरा वाला गंदा जब पानी वो मिल जाता है तो कहीं ना कहीं वो भी प्रदूषित होता है। जब कृषि में हम इस्तेमाल कर रहे जो फर्टिलाइज़र है, कृषि के बाद वो धुल कर पानी के स्रोतों में, नदी नालों में, पोखर में चला जाता है तो कहीं वो यूट्रिफिकेशन का काम करता है। यूट्रिफिकेशन यानी कि जिसमें कि यूरिया की मात्रा जो बढ़ जाती है और पानी में फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा जो बढ़ जाने के कारण, क्लोरीन की मात्रा बढ़ जाने के कारण बहुत सारे जो है एल्गा, फंगस ये बढ़ जाते हैं और कहीं ना कहीं जो जल से संबंधित जीव हैं, जो वनस्पति है, उनका विकास अवरुद्ध होता है, पानी प्रदूषित होता है। इसी प्रकार से मिट्टी भी अनावश्यक चीज़ों की डंपिंग, अनावश्यक तरीके से फैक्ट्री का जो कचरा है वो आने से भी कहीं ना कहीं मिट्टी प्रदूषित होती है। बार बार लगातार जो हम लोग उर्वरकों का इस्तेमाल जो करते हैं, केमिकल उर्वरकों का जो इस्तेमाल करते हैं, वो भी मिट्टी को प्रदूषित करता है। ठीक इसी प्रकार से अगर बहुत ज़्यादा तेज ध्वनि है हमारे आसपास में, लगातार ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो कहीं ना कहीं ये ध्वनि प्रदूषण का भी काम करती है। तो फैक्ट्रीज में चलने वाली, तेज गति से चलने वाली उच्च ध्वनि प्रदूषण का कारण बनते हैं। घरों में चलने वाले यंत्र, फ्रिज, कूलर, AC, मोटर्स, ये सब ध्वनि प्रदूषण का कारण। तेज गति से बजने वाले DJ वगैरह ये सब ध्वनि प्रदूषण करते हैं। इसी प्रकार से जो परमाणु आपके संयंत्र हैं, ठीक है, वहाँ पर जो काम होता है और उनसे निकलने वाले कचरे या रेडिएशन कहीं ना कहीं हमारे लिए न्यूक्लियर पॉल्यूशन का भी काम करते हैं। तो इस तरह से आप जो अलग अलग प्रदूषण के कारणों के बारे में बता सकते हो। पहले उनका नाम लिखिए, फिर उनके कारण बता सकते हैं। और इन सब का दुष्परिणाम है कि इससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है, इससे हमारे जीवन की जो आयु है वो खराब होती है, वो कम होती है, हमारा व्यक्तिगत स्वास्थ्य खराब होता है, जिससे कि हमारा शारीरिक, मानसिक और व्यक्तिगत विकास जो है अवरुद्ध होता है। हमारे अस्तित्व पर भी खतरा होता है। कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं जो हैं, जो पहले कभी कभार हुआ करती थी, अब वो बहुत जल्दी, क्योंकि हमने पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ा है। अब पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है तो पूरे जीव जंतु, वनस्पति को भी इसका प्रभाव झेलना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं।
वाई फर्स्ट एड इज नेसेसरी इन स्कूल। विद्यालय में प्राथमिक उपचार क्यों आवश्यक? देखिए, विद्यालय में प्राथमिक उपचार इसलिए आवश्यक है क्योंकि वहाँ पर जो भी स्टाफ होता है, जो भी शिक्षकगण होते हैं, उसके साथ साथ छोटे छोटे बच्चे या फिर जो पढ़ने योग्य बच्चे हैं, बड़े बच्चे भी, वयस्क बच्चे भी वो होते हैं। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ कारण हो सकते हैं जिससे कि बच्चों को प्राथमिक उपचार देना पड़ सकता है। तो विद्यालय में क्योंकि सभी बच्चे होते हैं और उनके स्वास्थ्य बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से हमें ध्यान रखना होता है, तो प्राथमिक उपचार के साधन वहाँ पर उपलब्ध होने चाहिए। डिस्कस द फॉर्म एंड डेवलपमेंट एंड फॉर्म एंड स्कोप ऑफ स्कूल हेल्थ डेवलपमेंट। विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा के स्वरूप तथा क्षेत्र की विवेचना करें। ये क्वेश्चन डेवलपमेंट वाले जो है हमने चैनल पे डिस्कस किया हुआ है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन इंश्योरिंग स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, ये भी किया हुआ है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इम्यूनिटी? देखिए, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्रीजिंग इम्यूनिटी और डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट एट। विद्यालय स्तर पर छात्रों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों का। आइडेंटिफाई द कॉमन पॉस्चरल डिफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है कई बार। विद्यालय छात्रों में पाए जाने वाली सामान्य आसन संबंधी विकृतियों का वर्णन कीजिए। और एक अच्छे आसन के विकास करने हेतु आप कौन कौन सा प्रशिक्षण देना चाहेंगे? जैसे कि योगा किया जाए, स्पोर्ट्स खेले जाएं। योगा में भी कौन कौन से है भाई, आपको अलग अलग योगा के बारे में पता होगा, तो अगर पता हो तभी ये क्वेश्चन करिए। व्हाट डू यू मीन बाय ए बैलेंस डाइट? व्हाट एलिमेंट शुड बी इंक्लूडेड फॉर ए बैलेंस डाइट ऑफ ए चाइल्ड? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं, और अगर बालकों को संतुलित आहार देना है तो बालकों के संतुलित आहार में किन किन तत्वों का विशेष रूप से समावेशन होना चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप इनको तैयार जरूर कर लेंगे।